नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है ताकि आप उस खबर के मास्टर हो सके। पाठशाला में रोज की तरह पहले आपको बताता हूं आज कौन कौन सा चैप्टर लेकर आया हूं। मोदी विरोधी विदेशी अखबारों में मोदी के लिए ये क्या छप गया, सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि इतना विरोध करने वाले ये क्या लिख गए। इसके अलावा मोदी और मुसलमान रिलेशनशिप स्टेटस बदल गया है क्या? रिलेशनशिप स्टेटस होता है ना, फ्रेंड हैं, कुछ और हैं, क्या है? ये मोदी और मुसलमान का रिलेशनशिप बदला है क्या? इसका चैप्टर भी है। डर का माहौल है वाले आमिर खान का भय स्वाहा हो गया क्या? आज इस पर भी बात होगी। इसके अलावा हनुमान जी के जन्मस्थल को खंडहर बनाने वाले कौन थे, आज उनके बारे में आपको बताऊंगा। 1800 मंदिरों पर चुन चुनकर हमला करने वाले आक्रांताओं का चैप्टर खोलूंगा। साथ ही वो 9 लोग जो चांद पर छुट्टी मनाने जा रहे हैं। भाई, चांद पर छुट्टी मनाने 9 लोग कौन है, कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, अभी बताऊंगा। साथ ही आपके बैंक में कितना पैसा हो तो आप भी चांद पर जा पाएंगे, इसकी डिटेल भी दूंगा, क्योंकि मन में तो आपके भी आ रहा होगा जाने का। और आखिर में वो इस्लामिक देश जहां मुसलमानों को ही जहर दिया जा रहा है, उसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत गई, लेकिन वहां मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी में विवाद चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक वीरभद्र सिंह की फैमिली ने विक्रमादित्य का नाम आगे ना बढ़ाने पर कांग्रेस में 2 फाड़ हो जाने के संकेत दे दी कि भैया खेमा इधर उधर हो जाएगा। करीब 26 विधायक पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के ऑब्जर्वर का कहना है कि आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान ही लेगा, जैसे हर बार लेता है। विधायक दल की बैठक से ठीक पहले वीरभद्र सिंह के परिवार के समर्थकों ने नारेबाजी भी की। गुजरात में कल भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें भूपेंद्र पटेल के नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा, क्योंकि चुनाव तो उनके नाम पे लड़ा गया है। अब तो बस घोषणा भर है। गुजरात में 12 नवंबर को नई सरकार का गठन हो जाएगा। इसके लिए कल ही राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ 25 मंत्री शपथ ले सकते हैं गुजरात में। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया आज राज्यसभा में। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा है ना, वो इस बिल को लेकर आए। हालांकि विपक्ष ने इस पर विरोध जताया। इस बिल के पास होने से नेशनल इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन कमेटी के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। यह कमेटी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाने और उसके क्रियान्वयन को लेकर काम करेगी। यूपी एआईएमआईएम के चीफ शौकत अली ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। शौकत अली ने मुगलों की तारीफ करते हुए मुसलमानों को भड़काने का काम किया। मुरादाबाद में एक जनसभा के दौरान शौकत अली ने कहा कि जिसके हाथ में तलवार वही इलाके का बादशाह होता है। हमने 832 साल राज किया, आज तलवार की जरूरत नहीं, वोट ही हमारा हथियार है। इससे पहले भी शौकत अली ने हिंदुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। छेड़खानी को लेकर पूरी तरह रोक लगाने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रवैया अपनाया। कानपुर पहुंचे सीएम योगी ने मंचलों को डायरेक्ट मैसेज दिया कि बेटियों को छेड़ने वालों को पुलिस चौराहे पर ढेर कर देगी। सीएम योगी ने अपराधियों को भी सख्त संदेश दिया। श्रद्धा हत्याकांड में मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। श्रद्धा के पिता विकास ने सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने अगर वक्त पर एक्शन लिया होता तो श्रद्धा आज जिंदा होती। विकास ने आरोपी आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की। श्रद्धा के पिता ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। वहीं आरोपी आफ्ताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें उसकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन बढ़ा दिया गया। साइक्लोन मैंडूस आज 3 राज्यों में दस्तक देगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस चक्रवात से निपटने की तैयारियां जोरों पर हैं। कई जगह इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है, वहां पर दस्तक दे दी है। माना जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाले साइक्लोन की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। फिलहाल एहतियातन एनडीआरएफ की 6 टीमें मुस्तैद हैं। तमिलनाडु के 28 जिलों के स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया। रूस के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में भयानक आग लगी। आग की लपटें उठते ही जोरदार धमाका हुआ और हड़कंप मच गया।
इस आग की वजह से एक की मौत हो गई, 2000 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है कि हादसा क्यों हुआ, इसे लेकर जांच शुरू कर दी गई। साजिश के एंगल से भी शॉपिंग मॉल में लगी आग की इन्वेस्टिगेशन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भाषण अब हिंदी में भी सुनाई देंगे। व्हाइट हाउस ने हिंदी और एशियाई भाषाओं में राष्ट्रपति बाइडेन के भाषणों को ट्रांसलेट करने को मंजूरी दे दी है। भाषणों को ट्रांसलेट करने का काम 3 महीने के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। भारतीय मूल के अजय जैन के सुझाव को मानते हुए व्हाइट हाउस ने यह फैसला लिया। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भाषण केवल अंग्रेजी में होने के चलते 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसे समझ ही नहीं पाए। तो दिन भर की खबरों का रिवीजन और अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें विदेशी मीडिया का चैप्टर, जिसने गुजरात में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ऐसा लिख दिया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएं। आमतौर पर विदेशी मीडिया भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत प्रोपेगेंडा फैलाता है। विदेशी मीडिया में एंटी इंडिया नैरेटिव और एंटी मोदी नैरेटिव का खूब प्रचार प्रसार चलता है। कई बार आपने देखा हो, जिससे भारत को बदनाम किया जा सके, भारत में माहौल खराब हो सके, भारत को लेकर जो अलग अलग बातें हो रही हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, उसको रोका जा सके। ये सब एक प्रयास के तहत हो रहा है, ऐसा लगता है। अब गुजरात में पीएम मोदी की रिकॉर्ड जीत के बाद विदेशी मीडिया क्या बोल रहा, उसे सुनकर आप हैरान रह जाए। गुजरात में पीएम मोदी की रिकॉर्ड तोड़ जीत का पूरी दुनिया में हल्ला है बॉस। वैसे तो ये इंडिया में एक राज्य का चुनावी नतीजा है, लेकिन ये नतीजा इतना इंपैक्टफुल है कि दुनिया में फोटो छप रही है नरेंद्र मोदी की, और चर्चा हो रही है कि देखिए गुजरात में नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया। दुनिया भर के बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भारत के विधानसभा चुनाव नतीजों की चर्चा करते हैं। लोकसभा की नहीं भाई, लोकसभा का होता तो आदमी समझता कि इंडिया का नतीजा है इसलिए कहा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के नतीजे की चर्चा होती है। ब्रिटेन का अखबार है द गार्डियन, उसने हेडलाइन दी कि मोदीज बीजेपी क्लिंचेस लैंडस्लाइड इलेक्शन विक्ट्री इन गुजरात। मोदीज बीजेपी। अमेरिका की बड़ी मीडिया कंपनी है ब्लूमबर्ग, उसने हेडलाइन लिखी मोदीज बीजेपी रिटेन्स पावर इन गुजरात इन लैंडस्लाइड विक्ट्री। अच्छा, इतना ही नहीं, कतर के ग्लोबल मीडिया हाउस अल जजीरा ने भी लिखा कि इंडियन पीएम मोदीज बीजेपी स्कोर्स लैंडस्लाइड विन इन गुजरात स्टेट। अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट, इसकी तो खास चर्चा आप सुनते रहते हैं ना, वॉशिंगटन पोस्ट जो भारत में जलती चिताओं की तस्वीरें दिखाने के लिए प्रसिद्ध हुआ था। इसने लिखा इंडियन पीएम मोदीज पार्टी विंस इन वन स्टेट लूजेज इन अनदर। इसने भाई ने किसी तरीके से जो है मन पर पत्थर रखकर एक जीत लिया, कम से कम इतना किया, और नरेंद्र मोदी का नाम लिख दिया भारी मन से, लेकिन लिख दिया इसने। अब आप सोचिए, विदेशों में भारत के एक विधानसभा चुनाव के नतीजे की इतनी चर्चा, इन हेडलाइंस के साथ दुनिया भर की मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर क्या कहा गया, यह भी आपको बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि यह क्यों हो रहा है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा कि 2024 के आम चुनाव से पहले पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत से संकेत मिलते हैं कि बीजेपी की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। हमारे यहां लोग माने ना माने, उनको मानना पड़ रहा है। हमारे यहां तो लोग शुतुरमुर्ग हैं, उन्होंने जमीन में मुंह गाड़ लिया है, उनको देखना नहीं है। तुम मत देखो, दूसरे तो देख रहे हैं, चल रहा है मामला। विदेश में भी लोगों को दिखने लग गया। वो लिख रहा है कि अपने गृह राज्य में पीएम मोदी अत्यधिक लोकप्रिय हैं, जहां वो 13 साल सीएम रहे और वहां पर व्यापार और समृद्धि लाने के लिए आज भी जाने जाते हैं। गुजरात की जीत पीएम मोदी के लिए अहम जीत है। अब उनकी नजर 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरे कार्यकाल को जीतने पर। यानी द गार्डियन को यह दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी की नजर सीधे 2024 पर है और इंपैक्ट इन चुनावों का 2024 पर पड़ेगा। अब देखिए ब्लूमबर्ग क्या लिखता है। गुजरात में बड़ी जीत से पहले ही मार्च में बीजेपी ने भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाले और राजनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण राज्य यूपी में चुनाव जीता था। गुजरात में पीएम मोदी की जीत बताती है कि महंगाई के बावजूद वोटर के बीच उनकी अपील बनी हुई है। अच्छा, ये खुद जहां का है वहां कितनी महंगाई है ये नहीं बता रहा यहां महंगाई के बाद भी नरेंद्र मोदी की अपील बनी हुई है, जबकि इंडिया में महंगाई बहुत कम है दूसरे देशों के मुकाबले। खैर,
गुजरात की जीत नरेंद्र मोदी को आम चुनावों के लिए मोमेंटम बनाने में मदद करेगी, जिन चुनावों में 18 महीने से भी कम समय रह गया। इसको भी लग रहा है कि गुजरात का पुश नरेंद्र मोदी की जो तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ी है, चुनावी गाड़ी, उसको और रफ्तार देगा 2024 की फिनिश लाइन को क्रॉस करने। मिडिल ईस्ट की वेबसाइट है अरब न्यूज, उसने लिखा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है, इसमें आर्थिक विकास का योगदान है और हिंदू बहुल आबादी के बीच उनके मजबूत आधार का योगदान। विकास लिखा लेकिन हिंदू बहुल आबादी में लोकप्रिय ये घुसा दिया। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के लिए 2024 पर नरेंद्र मोदी की नजर है और उन्होंने गुजरात जीतने के लिए पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर खुद प्रचार किया, यानी पत्थर रखकर कलेजे पर, थोड़ा इधर उधर घुमा फिरा कर, लेकिन ये सारे लोग नरेंद्र मोदी की इस जीत को इग्नोर नहीं कर पाए। और इसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि इनको लग रहा है कि गुजरात में जो हुआ वो सीधा संकेत है कि 2024 में क्या होगा। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इंटरनेशनल रेटिंग्स में तो है ही, लेकिन देश के अंदर भी कोरोना के संकट के बाद भी यूपी चुनाव में दिख गई और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी गुजरात में नजर आती है। मैसिव विक्ट्री, और वो दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी आज भी जहां पर हैं वहां कोई है ही नहीं, उसके नीचे, बहुत नीचे आइएगा तब कोई दिखेगा। बीबीसी ने गुजरात में पीएम मोदी की जीत पर दिलचस्प विश्लेषण किया। बीबीसी में व्हाई मोदी कंटिन्यूज टू बी इंडियाज बिगेस्ट वोट गेटर, यानी नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़े वोट पाने वाले क्यों हैं, इस नाम से एक लेख लिखा गया है। इसमें क्या है भाई, बीबीसी लिख रहा है कि भारत में हर 3 में से 2 सरकारें चुनाव के बाद आउट हो जाती हैं। मतलब मान लीजिए 3 राज्यों में चुनाव हुआ तो उसमें से 2 राज्य में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, वहां पब्लिक रिपीट करने का मौका नहीं देती। फिर ये लिखता है कि अमेरिका में बिल्कुल उल्टा होता है, वहां 3 में से 2 सरकारें फिर से चुन जाती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी अपवाद हैं, उन्होंने लगातार 3 चुनाव जीतकर गुजरात पर राज किया और फिर पीएम बनने के बाद गुजरात में अपनी पार्टी को 2 चुनाव जितवाए। इस लेख में लिखा गया है कि गुजरात के कैंपेन को पीएम मोदी ने लीड किया और बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई। इससे साबित होता है कि गुजरात का मतलब नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चुनाव को खुद के लिए रेफरेंडम बना लिया और 30 से ज्यादा रैलियां की। गुजरात में नरेंद्र मोदी 2002 में सत्ता में आए। गुजरात ने निवेश और प्रति व्यक्ति आय के मामले में बाकी भारत को पीछे छोड़ दिया, जो मैंने आपको पाठशाला में बताया था। हम बताते हैं तो यहां कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन चूंकि वो सच्चाई वही है और अब जीत हो गई तो इन लोगों को भी लिखना ना पड़ रहा है। क्या लिखेंगे फिर, इग्नोर कर नहीं पा रहे, और लिखना है तो लिखना ना पड़ेगा कि भाई गुजरात में आर्थिक विकास दर सबसे ज्यादा है देश में, वहां निवेश आ रहा है सबसे ज्यादा, तो लिखना ना पड़ेगा बॉस। इस लेख में यह भी लिखा है कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा और वोटर के साथ कनेक्ट बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। बीजेपी का अब गुजरात में बिना ब्रेक 29 साल का राज हो जाएगा। इससे ज्यादा राज भारत में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, जिसने पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड 34 साल शासन किया। 72 साल के नरेंद्र मोदी अपने राज्य में और अपने राज्य से बाहर भी एंटी इनकम्बेंसी को लगातार निरर्थक साबित करते रहे हैं। यह बीबीसी लिख रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी भी नरेंद्र मोदी के सामने टिक नहीं पाती, उसको चूरा बना देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे दुनिया का नैरेटिव बदला है। भाई ये लोग वो हैं जिनका बस चले तो स्ट्रॉ डालकर खून पी ले इंडिया का। ये हालत रही है इन लोगों की, इनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ये नहीं हो रहा। वजह है ऐसा लिखने की और ऐसा बताने की। इनका नैरेटिव जो बदला, इसे समझने से पहले यह भी सुनिए। अमेरिका की भारत को लेकर नई सोच सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह नैरेटिव कैसे बदल रहा है। आमतौर पर अमेरिका खुद से ताकतवर देश किसी को मानता ही नहीं, वो अपने ही गफलत में रहता, मैं ही नंबर 1 और कोई है ही नहीं। दुनिया में भी यही माना जाता है कि अमेरिका इकलौता सुपर पावर है और उसकी बराबरी करना बहुत बड़ी चुनौती है। अमेरिका खुद भी दूसरी शक्तियों को स्पेस देने में, दूसरी शक्तियों को स्वीकार करने में बहुत हिचकता है। वो चीन, रशिया किसी को नहीं लगाता है, सिर्फ मैं हूं। लेकिन अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने, व्हाइट हाउस के बड़े अधिकारी ने, जहां राष्ट्रपति रहते हैं वहां, उसने भारत को लेकर बहुत बड़ी बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन, व्हाइट हाउस के बड़े अधिकारी कर्ट कैम्पबेल ने कहा कि भारत अमेरिका का सिर्फ सहयोगी नहीं होगा, भारत शक्तिशाली देश बनने की इच्छा रखता है
और भारत एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। यह अमेरिका कह रहा है कि यह हमारा एलाई सिर्फ नहीं रहेगा, हमारे बगल में खड़ा नहीं रहेगा बॉस। यह अपनी जगह बनाने वाला भारत है और यह वर्ल्ड पावर बन रहा है, महाशक्ति। पिछले 20 सालों में भारत और अमेरिका के संबंध जितनी तेजी से मजबूत और गहरे हुए हैं, वैसा किसी भी दूसरे द्विपक्षीय संबंध के साथ नहीं हुआ। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कुछ महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। भारत और अमेरिका के उन क्षेत्रों की तरफ देखना चाहिए जहां एक साथ काम कर सकते हैं, चाहे वो स्पेस हो, एजुकेशन हो, क्लाइमेट चेंज हो या टेक्नोलॉजी। ये वो अमेरिका कह रहा है जो नाक रगड़ता रह गया, लेकिन भारत ने रूस के खिलाफ जाने का काम नहीं किया, तब भी उसको बोलना पड़ रहा है। सोचिए कितने मजबूर होंगे ये लोग। ये वो अमेरिका है जिसने एक जमाने में नरेंद्र मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था, आज वो घुटने पर है। ये कैसे हुआ? रातों रात इन्होंने कौन से गोली खाई कि यहां पर धूल जो जमी थी वो मिट गई? रातों रात कुछ नहीं हुआ। पूरी दुनिया मान रही है कि आने वाला वक्त भारत का है। अभी हाल में वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 से बढ़ाकर 6.9 कर दिया। अक्टूबर में आईएमएफ ने कहा था कि जब दुनिया अंधकार में है तो भारत अंधेरी दुनिया का ब्राइट स्पॉट है। नवंबर में मॉर्गन स्टैनली ने कहा था कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो ये वो लोग हैं जो बिना मतलब के किसी की तरफ देखकर मुस्कुराते भी नहीं। ये वो लोग हैं जो बिना मतलब के, बिना दोस्ती यारी में कुछ फायदा के किसी की तरफ हाथ बढ़ाते भी नहीं। कैसे थोड़े कर रहे हैं? इनको इंडिया बढ़ता और चढ़ता दिख रहा है। ये लोग चढ़ते को सलाम करने वाले हैं। ये हमारे यहां के लोग थोड़े ही है जो डूबते सूरज को अर्घ देंगे। छठ पूजा नहीं मनाते ये लोग, डूबते सूरज को अर्घ नहीं देते, ये सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। इन्हें भारत और नरेंद्र मोदी बहुत पसंद नहीं है। असल में इन्हें वो पसंद आता है जो ताकतवर होता है, और ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की ताकत को पहचान तो हमारे यहां भी कुछ लोग रहे हैं, लेकिन वही शुतुर मुंह अंदर घुसाए हुए, मानने को तैयार नहीं। और चूंकि इन लोगों का काम बिना इसके चलेगा नहीं, तो अब इसलिए ये भारत की तारीफ करने में जुट गए। लेकिन ऐसा नहीं कि करते रहेंगे, मौका मिलेगा तो फिर डसेंगे। लेकिन अभी चूंकि माहौल ऐसा है कि इनको लगता है कि भैया तोहफा कबूल करो। जिस विदेशी मीडिया की मैंने आपको बातें बताई, वही विदेशी मीडिया कभी यह बात लिखना नहीं भूलती कि नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिस्ट। ये बीच बीच में अपना खेल करते हैं, हिंदू नेशनलिस्ट लिखते हैं, हिंदू राष्ट्रवादी, और वो पीएम मोदी को एंटी मुस्लिम बताने का प्रोपेगेंडा करना भी नहीं भूलते। वो भी तब जब नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उनकी हर योजना में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक आबादी को भी फायदा हो रहा है। मैंने आपको बकायदा नंबर से बताया था। शौचालय अल्पसंख्यकों को मिला बड़ी संख्या में, घर मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को बड़ी संख्या में मिला, बैंक अकाउंट खुला तो उनको छोड़ नहीं दिया गया, राशन पहुंचा कोरोना काल में तो हर के घर पहुंचा, सूरज के घर पहुंचा तो इस्माइल के घर भी पहुंचा, कोई भेदभाव नहीं हुआ बॉस। लेकिन हिंदू राष्ट्रवादी बताते। पीएम मोदी ने हाल में पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का प्रयास भी शुरू किया, जिसका कुछ कुछ असर भी दिखना शुरू हो गया। आप हिंदू नेशनलिस्ट बताते रहिए, लेकिन जब आप काम करेंगे तो सामने वाले को दिखता है ना। तो नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमान, जो मुसलमानों में सबसे पिछड़ा वर्ग है, उसको जोड़ने की बात लगातार कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। उसका इंपैक्ट देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। आप हिंदू नेशनलिस्ट बोल देंगे उससे काम नहीं चलता बॉस। तस्वीर क्या है उत्तर प्रदेश का, ये देखिए आप, मोदी मुसलमान, इसका स्टेटस आपको दिखा रहा हूं, रिलेशनशिप स्टेटस। यूपी में रामपुर का उपचुनाव होता है आजम खान जहां से, यहां पहली बार बीजेपी जीतती है, पहली बार। लेकिन पॉइंट यह नहीं कि पहली बार बीजेपी जीती, पॉइंट यह है कि पहली बार कोई गैर मुस्लिम कैंडिडेट जीता है। यहां कोई हमेशा मुसलमान ही जीता, पहली बार कोई गैर मुस्लिम जीता है। और यहां पर 55% मुस्लिम वोट है। तो अगर मुस्लिम वोट 55% होने के बावजूद अगर गैर मुस्लिम जीत रहा है, तो मुसलमान ने तो वोट दिया होगा ना बॉस, दिया होगा ना। क्योंकि रामपुर उपचुनाव में बीजेपी को 81,000 वोट मिले, बीजेपी का वोट है 81,432, और समाजवादी पार्टी को वोट मिला आजम खान का गढ़
वहां मिला 47,296 वोट। अब मुझे बताइए ये संभव है कि 81,432 में मुसलमानों का वोट हो ही नहीं, जहां 55% आबादी मुसलमान है। तो मुसलमान उधर जा रहा है, लेकिन ये लोग छापते हैं हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी। रामपुर में बड़ी संख्या में पसमानदा मुसलमान रहते हैं और बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने में बड़ी ताकत लगाई थी, जिसका असर अब चुनावों में दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रामपुर में मुसलमानों को वोट देने से रोका गया, प्रशासन और मशीनरी का इस्तेमाल करके बीजेपी जीती है। लेकिन ऐसा कहने वालों को यह भी बताना चाहिए कि मैनपुरी में बीजेपी कैसे हार गई। फिर वो रामपुर में उसने रोक दिया मुसलमानों को वोट देने से, और मैनपुरी में जो है उसने कहा कि एक काम करो, तुम चले जाओ डिंपल यादव को जिताया। ऐसा हो सकता है। ये लोग पहले ही माहौल बना देते हैं कि अगर हारे तो बोल देंगे भाई रोक दिया, अगर जीत गए तो फिर किसने पूछना है, क्योंकि इनके समर्थक भी पलट कर नहीं पूछते कि बॉस आप तो बोले थे रोक रहे, तो फिर कैसे इतने वोट आ गए डिंपल यादव को। नहीं, हो गया खत्म, अब छोड़ो, भूल गए। फिर उसमें यह बोल दो कि रोका था इसलिए इतने आए, नहीं तो 10 लाख से जीतते। कुछ भी बोलने को है तो कुछ भी बोल दो, बीजेपी का वैक्सीन बोल दो। बिहार में भी तो उपचुनाव की सीट पर जेडीयू हार गई, वहां तो जेडीयू की सरकार है। अगर प्रशासन और मशीनरी से काम चलता है तो जेडीयू नहीं जीत जाती वहां पर। अभी दिल्ली नगर निगम में बीजेपी ने बड़ा प्रयोग किया था, पहली बार 4 पसमानदा मुसलमानों को टिकट दिया। हालांकि बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट हार गए, लेकिन एक सीट पर बीजेपी का मुस्लिम कैंडिडेट दूसरे नंबर पर आ। यह आपको दिल्ली का दिखा रहा हूं, जहां पर कुरैश नगर वार्ड है, कुरैश नगर, यहां पर बीजेपी ने पसमानदा मुसलमान उतारा। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को यहां पर वोट मिला 11,299 वोट, और बीजेपी का जो पसमानदा मुसलमान कैंडिडेट था उसको 6,643 वोट मिला। आप कह सकते हैं वो हार गया, लेकिन इस 6,643 वोट में मुसलमान का वोट नहीं है क्या? सारे हिंदू जाके दे आए क्या? ऐसा हो सकता है क्या? आप गुजरात का उदाहरण ले लीजिए। गुजरात में मुस्लिम बहुल सीटों पर, यह आपको दिल्ली का बताया, अब गुजरात देखिए। गुजरात के अंदर बीजेपी ने हैरान करने वाला प्रदर्शन किया। गुजरात में 19 मुस्लिम बहुल सीटें, जिनमें से बीजेपी ने 14 सीटें जीती हैं बॉस। 14, 19 में से 14। 2017 में बीजेपी ने सिर्फ 7 सीट जीती थी, मतलब अपनी सीटें डबल की हैं। तो ये कह देना कि अरे नरेंद्र मोदी का राज्य है ये वो, अरे भैया डबल कर रहे हैं सीट, मुस्लिम बहुल सीट। कांग्रेस को 2017 के मुकाबले 10 से घटकर सिर्फ 4 सीट आई। कांग्रेस हार गई मुस्लिम बहुल इलाकों में। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है। तो बिना मुसलमान के वोट के मिल रहा है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये विदेशी मीडिया, तमाम लोग लिखेंगे हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है, और जिस मुसलमान को घर मिल रहा है, जिस मुसलमान को अगर शौचालय मिल रहा है, उसका अकाउंट खुल रहा है, राशन मिल रहा है, वो जाके धीरे से वोट दे आ रहा है। और अगर आप इसका कंपैरिजन कीजिए ओवैसी की पार्टी से, गुजरात में वो 13 सीट पे चुनाव लड़ती है, एक भी सीट नहीं जीतती, और उसका वोट शेयर 0.29% है। उससे ज्यादा तो नोटा को वोट मिला 1.5%। तो अगर मुसलमान सिर्फ मुसलमान देखकर, आप कहेंगे भाई मुस्लिम कैंडिडेट होगा इसलिए दे दिया फलाना ढिमकाना, अगर मुसलमान देखकर देने लग जाए तो फिर तो ओवैसी की पार्टी को भी देगा ना। इन आदमी को 1% तो छोड़िए, आधा % भी वोट नहीं आया, नोटा को 1.5% वोट है। तो अगर मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहा है तो इसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? चर्चा इसलिए नहीं होती कि कहीं इससे ये कड़ी ना बन जाए और लोग ना देने लग जाए। कल आए गुजरात के नतीजों ने असदुद्दीन ओवैसी के सारे सपने चकनाचूर कर दिए। वो इतना बौखला गए, उनकी पार्टी इतना बौखला गई कि फिर भड़काने का काम शुरू किया। यूपी AIMIM के चीफ शौकत अली ने मुगलों की तारीफ की और मुसलमानों को भड़काने का काम कर दिया। एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जाने दीजिए, वह बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहता। इतिहास बता दो तो लोगों को पेट में तकलीफ होने लगती है। 832 कह दो तो तब भी तकलीफ होने लगती है। तो हम इतिहास में नहीं जाना चाहते। इतिहास आपने पढ़ा होगा। हाँ, इतना आपको कहना चाहेंगे कि जब इलाकों को फतेह करने के लिए आपको घोड़ों की पीठ पर बैठना पड़ता था, आपको गर्दनों को काटना पड़ता था, गर्दनों को कटाना पड़ता था।
तब बैलेट नहीं हुआ करता था, तब आपने इस भारत में 800 साल से ज्यादा हुकूमत की है। तब भी भारत वर्ष में आप अक्सरियत में नहीं थे, तब भी आप अकलियत में थे, तब भी आप अल्पसंख्यक थे, लेकिन तब आपके अंदर हुकूमत करने का जज्बा था, हौसला था, हिम्मत। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो यहां से पाकिस्तान गए और मुसलमान, मेरे दोस्त, मेरे भाई, उन्होंने जाकर बताया कि जब पाकिस्तान गए ना, तब पता चला कि हिंदुस्तान में हिंदू हमको कितनी इज्जत देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जब गए तब पता चला कि उनके लिए तो हम भारत के साइड वाले मुसलमान टाइप ऐसे थे, वो हमको लगाते नहीं थे, भाव नहीं देते थे। और यहां हिंदू से अच्छा पड़ोसी नहीं मिल सकता। कुछ लोगों को इसी बात की तकलीफ है कि ये बात कहीं लोगों को समझ में ना आ जाए। ये मुसलमानों को ये ना लगने लगे कि शौचालय देने वालों को वोट देना है, उसको ये ना लगने लगे कि अकाउंट खुलवाकर उस अकाउंट में पैसे देने वालों को वोट देना है, उसको ये ना लगने लगे कि मदरसों को हाईटेक बनाने वाले को वोट देना है, वरना इनका काम कैसे चलेगा, इसलिए भड़काओ, हिंदू मुसलमान कराओ। कट्टरपंथियों की राय बदलेगी या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत के अंदर भी उन लोगों की राय जरूर बदल रही है जो लोग कहते थे कि भारत में उन्हें डर लगता है। एक्टर आमिर खान उन्हीं लोगों में से एक है जिन्होंने 2015 में कहा था कि उनकी पत्नी को भारत में रहने में डर लगता है और वो देश छोड़ना चाहती है। आमिर खान की तरफ से इस तरह के विवादों पर बाद में माफी भी मांग ली गई क्योंकि उनकी फिल्मों का बॉयकॉट शुरू हो गया था। अब आमिर खान अपनी इसी छवि को तोड़ने के लिए पूरा जोर भी लगा रहे हैं, ये कहा जा रहा है। आमिर खान की एक लेटेस्ट तस्वीर बहुत वायरल है जिसमें वो पारंपरिक पहनावे में पूजा पाठ करते दिखे। आमिर खान ने माथे पर तिलक लगा रखा है और हाथों में कलश ले रखा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये लाल सिंह चड्ढा फिल्म के बॉयकॉट का असर है। कुछ आलोचक ये कह रहे हैं कि जो फिल्मों में भगवान का मजाक उड़ाते थे वो अब पूजा पाठ कर रहे हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि आमिर खान पहले भी दुर्गा पूजा और गणपति पूजा में शामिल होते रहे। आमिर की लेटेस्ट तस्वीर उस पूजा की है जो उन्होंने अपनी कंपनी आमिर खान प्रोडक्शन के अपने ऑफिस में करवाई। तब पूजा में शामिल होते थे, अपने आप ऑफिस में पूजा कराएं। आमिर खान ने हाल में भी यह भी कहा था कि वो एक्टिंग से फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं और परिवार को समय देना चाहते हैं। तो भारत में बदलते तस्वीरों का यह जिक्र था जिसका असर और इंपैक्ट विदेशी मीडिया और विदेशी सोच पर भी दिखने लगा। पाठशाला में अब हिस्ट्री का एक चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा कि हनुमान जी के जन्म स्थल को खंडर बनाने वाले कौन थे। यह उन 1800 मंदिरों का चैप्टर है जिन्हें चुन चुनकर आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया। हमारा इतिहास आक्रांताओं के हमले, उनकी तबाही, उनकी लूट से भरा है, जिन्होंने बार बार भारत की सनातन संस्कृति, विरासत को नष्ट करने की कोशिश की और बार बार भारतवर्ष इन आक्रांताओं के हमले से बर्बाद होकर भी फिर खड़ा हुआ। आज मैं आपको भारत की उस महान विरासत के बारे में बताऊंगा, भारत के उस शहर के बारे में बताऊंगा जिसे हनुमान जी का जन्म स्थान भी माना जाता है और जिसे आक्रांताओं ने खंडहर में बदल दिया। क्यों बदला यह भी बताऊंगा। आज मैं आपको हम्पी के मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूं। हम्पी कर्नाटक में, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग आगरा आकर और प्रेम की निशानी की वो ताजमहल की टोटी पकड़कर फोटो खिंचवाने, नकली फोटो, ऐसे टोटी दिख रहा है, लग रहा है पकड़े हुए हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए क्योंकि हमारे दिमाग में वही भर आ गया। मैंने आपको चोल राजाओं का चैप्टर बताया, कितनी कमाल की चीजें बनाई, लेकिन वहां नहीं गए होंगे। इसी तरह से कर्नाटक में हम्पी मंदिरों का शहर कहा जाता है। कितने लोग आप में से वहां गए? आज मैं आपको हम्पी के मंदिरों के बारे में बताऊंगा। हम्पी कर्नाटक में है और यहां एक जमाने में बहुत वैभवशाली मंदिर हुआ करते थे। दुर्भाग्य यह है कि वहां सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के खंडहर हैं जिन्हें आप तस्वीरों में देख पाए। मैं हैरान हुआ यह पढ़कर और जानकर कि भारत की सनातन विरासत समय के साथ नहीं ढह गई बल्कि ढहाई गई। यह नहीं कि टाइम हो गया तो टूटने लगे, गिर गए, इन्हें तोड़ा गया, ढहाया गया। किसने ढहाया? उन आक्रांताओं ने जिनकी सोच में ऐसे मंदिरों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए इस देश में। यह था, उन्हें नहीं चाहिए था मंदिर, उन्होंने खंडर बना दिया। देखिए ऐसे भव्य मंदिरों को, पूरा खूबसूरत शहर तहस नहस कर दिया क्योंकि उनके विजन में, उनके थॉट प्रोसेस में इन मंदिरों को नहीं होना चाहिए उन्हें लगा और उन्होंने कर दिया।
इन हमलों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको हम्पी के बारे में थोड़ा विस्तार से बता दूं। असल में हम्पी मध्यकाल में वैभवशाली हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। इस साम्राज्य का कालखंड सन 1350 से 1565 का बताया जाता है। आपको हम्पी की लोकेशन भी समझा देता हूं। ये जो नक्शे में दक्षिण भारत का गुलाबी रंग का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये उस दौर में विजयनगर साम्राज्य था, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तीनों राज्य आते थे। तीनों को मिलाकर देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं बैगनी सा, ये पूरा जो है आप मिला दीजिए तो ये विजयनगर बनता था और इसकी राजधानी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के दौरान ही हम्पी में बेहतरीन स्थापत्य कला वाले मंदिरों का निर्माण किया, जो द्रविड़ शैली में बनाए गए। विजयनगर साम्राज्य के दौर में स्थापत्य कला की दृष्टि से हम्पी की भव्यता अद्वितीय थी। कहा जाता है कि इस दौर में हम्पी रोम से भी ज्यादा खूबसूरत शहर हुआ करता था। आप सुने कभी? रोम की चर्चा खूब सुने होंगे, लेकिन हम्पी रोम से खूबसूरत था नहीं सुने होंगे। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि जब खंडहर इतने भव्य हैं, तो सनातन संस्कृति की पहचान ये हम्पी शहर कितना खूबसूरत रहा होगा। ये तो बाद में जो बचा हुआ है वो है, तब इतना सुंदर लग रहा है। हम्पी के पुरातन मंदिरों के खंडहरों को देखकर इसे यूनेस्को ने 1986 में विश्व धरोहरों की लिस्ट में शामिल किया। मध्यकालीन युग में यानी 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक हम्पी संस्कृति और सभ्यता के पैरामीटर पर दुनिया में बीजिंग के बाद दूसरे नंबर पर, बीजिंग के बाद दूसरे नंबर पर। और यह बात उस वक्त के यूरोपियन स्कॉलर निकोलस गेयर ने कही। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्पी में ही आंजनेय पर्वत है। ऐसा माना जाता है कि यही मन, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर मंदिर है तो कहां है, क्योंकि ज्यादातर खंडहर ड्रोन से देखने पर चट्टानों के हिस्से जैसे लगते। तुंगभद्रा नदी के किनारे लंबी सीरीज है ऐसे मंदिरों के खंडहरों। ये जो आपको दिखा रहा हूं, ये पुराना मैप है। इसमें प्राचीन मंदिरों के नाम दिए गए हैं जो अब खंडहर में बदल चुके, जैसे वीरभद्रा नदी के बिल्कुल नजदीक बना विट्ठल मंदिर। इसके बाद उत्तर की तरफ अच्युताराया मंदिर, मतंग पर्वत कोंडानंद रामा मंदिर, वराहा मंदिर, पुरंदर दसारा मंदिर, और आगे की तरफ जाएंगे तो उग्र नरसिम्हन मंदिर, बाडा बिलिंगा मंदिर, कृष्ण मंदिर, गणेश मंदिर, गड्डन वीरभद्र मंदिर। इसमें एएसआई ने बहुत से मंदिरों को सहेजा और बचाया। मतलब यह कि उनके हिस्से जिस भी रूप में एएसआई को मिले उसकी सुरक्षा की। लेकिन ये चंद नाम है, बाकी 1800 खंडहर जिसकी बात इतिहास के पन्नों में है वो तो खंडित हो गए या खत्म हो चुके। खत्म हो गए भाई। आगे बढ़ने से पहले आज आपको इन मंदिरों का आर्किटेक्चर दिखाना चाहता हूं। आप हैरान रह जाएंगे कि आज से लगभग 500 से 1300 साल पहले कैसे इंजीनियर रहे होंगे जिन्होंने ऐसे कमाल के मंदिरों का निर्माण किया। आपको मंदिर के खंभों से संगीत में आवाज सुनाई देगी। आप भाई, ये पत्थर के बने हैं, पत्थर को ठोकने पर मेटल की आवाज आ सकती है, लेकिन सोचिए उन मंदिरों में पत्थर को ठोकने पर मेटल धातु की आवाज आती है। सुनिए एक बार, देखिए इसको। टेंपल में between people is lot of difference. Now calling bell. School bell. School bell. Now temple bell. आप सोचिए, क्या आपके बच्चों के स्कूल उन्हें ले जाके ये नहीं दिखाना चाहिए कि देखो कितने शानदार मंदिर बने हैं, कितना शानदार आर्किटेक्चर है, पत्थर से धातु की आवाज कैसे आ रही है? नहीं, चलो खिंचा के आते हैं फोटो। आप सोचिए कोई इतना निर्दयी और क्रूर कैसे हो सकता है कि इतनी अद्भुत और दुर्लभ कलाकृति को तोड़ दे। अभी बताऊंगा किन्होंने तोड़ा। जिस विट्ठल मंदिर के म्यूजिकल पिलर्स को मैंने आपको दिखाया और वहां की आवाज सुनाई, उस मंदिर को एक ही पहाड़ को काट कर बनाया गया। इसमें 56 स्तंभ हैं और इन सभी स्तंभों से अलग अलग आवाज आती है। अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। यह हम्पी का करीब 500 साल पुराना शिवलिंग है जिसे बड़ावलिंग मंदिर कहा जाता है।
इसकी ऊंचाई देखिए इस शिवलिंग की। आपने कभी देखा है इतना ऊंचा शिवलिंग? ये करीब 3 मीटर यानी 9.5 फीट का शिवलिंग है। ये तो वो मंदिर है जो किसी तरह बच गए, जिनके सबूत आपके सामने हैं। न जाने कितने मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। ऐसा भव्य शिवलिंग आप देख रहे हैं। कितने लोग जाते हैं देखने के लिए वहां? आपको सुनकर हैरानी होगी कि मंदिरों पर हमले के अलावा इन्हें नष्ट करने के लिए अलकतरा यानी चारकोल डालकर इन्हें 6 महीने तक जलाया गया, जिससे मंदिरों के नामो निशान मिट जाएं। सोचिए कैसी नफरत रही होगी इन मंदिरों को लेकर आक्रांताओं के मन में। खूबसूरत मंदिरों के शहर हम्पी को खंडहरों के ढेर में तब्दील क्यों कर दिया गया, किस मंशा से किया गया, यह भी आपको जानना चाहिए। क्योंकि जवाब है वही सोच जिसके लिए आक्रांता जाने जाते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक धर्म की पहचान को बनाना है। कैसे आक्रांताओं की आंखों में विजयनगर का भव्य साम्राज्य और उसकी सनातन सांस्कृतिक धरोहरें चुभती थीं। विजयनगर और उसकी राजधानी हम्पी पर एक नहीं अनगिनत बर्बर हमले डेक्कन के सुल्तानों ने किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हिंदू पहचान और हिंदू साम्राज्य को ढहाने की कोशिश हर बार नाकाम हुई। विजयनगर साम्राज्य का विकास सबसे ज्यादा राजा कृष्णदेव राय के समय में हुआ। राजा कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 का है। 1529 में कृष्णदेव राय बीमार हुए और उनका निधन हो गया। और इन 35 सालों में इन 35 सालों तक मुस्लिम आक्रांताओं की हम्पी की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं, पर निशाने पर तो था, क्योंकि विजयनगर एक ऐसा सेंटर था जो कई पॉइंट से अहम था। तुंगभद्रा कृष्णा का दोआब क्षेत्र यानी ये 2 नदियों के बीच का हिस्सा था। विजयनगर की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, इसलिए इस पर नजर। मुस्लिम आक्रांता विजयनगर पर कब्जा चाहते थे क्योंकि विजयनगर बहुत संपन्न और समृद्ध थी, और सबसे बड़ी वजह थी विजयनगर का हिंदू साम्राज्य और हिंदू पहचान का केंद्र होना, क्योंकि उसे नष्ट करना। लेकिन आक्रांताओं के लिए विजयनगर साम्राज्य को जीतना कैसे बहुत मुश्किल था, इसे इस तरह से समझिए कि आक्रांताओं ने 1350 से 1565 यानी करीब 200 साल तक कोशिश की, और फिर आखिरी लड़ाई हुई 1565 में, द बैटल ऑफ तालीकोटा। इस समय विजयनगर के आखिरी शासक थे आलिया रामराय। उनके पास 5 लाख सैनिक, 37,000 घुड़सवार और हजारों हाथियों की सेना थी, जिसका मुकाबला करने के लिए दक्षिण के सुल्तानों ने, अहमदनगर, बीजापुर, बिदर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने गोलाबंदी की, जिनके पास 80,000 सैनिक और 30,000 घुड़सवार और हजारों तोप। इतनी कम सैन्य शक्ति के साथ हम्पी पर कब्जा करना नामुमकिन था, लेकिन आलिया रामा राय को धोखा दिया उनके 2 मुस्लिम कमांडर्स ने, गिलानी ब्रदर्स। ये वो 2 मुस्लिम कमांडर थे जिन पर रामराय ने भरोसा करके जंग की कमान सौंपी, लेकिन इन्होंने मजहबी लकीर पर सुल्तानों की तरफ से जंग में पाला बदल दिया, और फिर जो हुआ वो इतिहास के बर्बर अध्याय का हिस्सा बना। तालीकोट में धोखे से जंग जीतने के बाद मुस्लिम सुल्तानों के निशाना था हम्पी, सनातन संस्कृति की विरासत का वो केंद्र जहां 1800 मंदिरों पर कट्टरपंथी सुल्तानों का कहर बरपा। मुस्लिम आक्रांताओं ने बर्बर तरीके से मंदिरों को तोड़ा, लूटा और जलाया। अब जो खंडहर बचे हैं वो कितने भव्य मंदिर थे, इसके बारे में आपको तस्वीरों के जरिए बताता हूं। ये खंडहर देखिए और ये तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों में जो खंडहर हैं उनके ऊपर लाइन ड्रॉ करके ये बताने की कोशिश की गई कि आखिर इन मंदिरों की भव्यता और स्थापत्य कितना कमाल का था। क्या आप देख रहे हैं? ये आपको लग रहा होगा अरे ये तो पहाड़ है, टूटा है, और इसकी असली स्थिति क्या थी देखिए। इस तरह से इन मंदिरों को, भव्य मंदिरों को बर्बाद किया गया, तहस नहस किया गया। ऊपर जो आप हिस्सा देख रहे हैं, जो ड्रॉ किया हुआ है, वो इनकी असली शक्ल थी, और जो आप निर्माण देख रहे हैं ये बचा हुआ हिस्सा है। ये हुई हम्पी के ऐतिहासिक पक्ष की बात। अब आपको हम्पी का पौराणिक पक्ष भी बताता हूं। हम्पी के इस पूरे क्षेत्र का जिक्र त्रेता युग यानी रामायण काल में भी आया है, और इसका सबसे बड़ा साक्ष्य है रामायण। हिंदू धर्म में हम्पी का यह क्षेत्र बहुत पवित्र माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि त्रेता युग में हम्पी के नजदीक ही थी किष्किंधा नगरी। रामचरितमानस में तो किष्किंधा कांड पर पूरा अध्याय है। रामायण में इसका जिक्र मिलता है कि किष्किंधा पर 2 वानर राज वाली और सुग्रीव का शासन हुआ करता था।
पुरातात्विक दस्तावेजों और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि जब बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाला तो सुग्रीव ने अपने मंत्रियों के साथ हम्पी के नजदीक मौजूद ऋष्यमुख पहाड़ी के जंगलों में डेरा डाला था। यहां सुग्रीव इसलिए सुरक्षित थे क्योंकि यहां मतंग पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग पर्वत आज भी यहां मौजूद है। आज भी वहां 5 से 7 हजार साल पुरानी गुफाएं मिलती हैं। लेकिन इसके बारे में आप में से कितनों को पता है? तो अगली बार छुट्टी मनाने जाइए तो वो टोटी पकड़कर फोटो खिंचाने के अलावा खिंचा लीजिए वो भी, लेकिन चोल साम्राज्य के अंश देखकर आइए और हम्पी होकर आइए। देखकर आइए जो बचा है वो भी कितना भव्य है। आपकी छुट्टी वहां होगी, लेकिन अब चांद की मुफ्त यात्रा का चैप्टर खोल रहा हूं। कुछ लोग चांद पर छुट्टी मनाने जा रहे हैं और ये कोई मजाक या झूठा वादा नहीं है, बल्कि एकदम सच्ची और साइंटिफिक खबर है बॉस। चांद पर जाने के लिए दुनिया भर से 9 यात्री चुन लिए गए। बस रॉकेट पर बैठना है और चांद की उड़ान भरनी है। आप में से शायद हर किसी ने अपने बचपन में चंदा मामा दूर के वाली कहावत सुनी। शायद आपने चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो वाला गाना भी गुनगुनाया हो। न जाने कितनी हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन ये डायलॉग कहा करते कि तुम्हारे लिए मैं चांद तोड़ कर ला सकता हूं। ये सारी कल्पनाएं आपको इसलिए अच्छी लगती रही क्योंकि आपने चांद को कभी नजदीक से नहीं देखा था। वो कैसा दिखता है ये सिर्फ आप अपने घर की छत से ही देख पाए। लेकिन अब ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब आम इंसान, सिर्फ एस्ट्रोनॉट नहीं कह रहा हूं, आम इंसान हमारी तरह आपकी तरह का चांद की यात्रा पर जाने वाले और नजदीक से चांद को देखने वाले। जैसे आप कोई छुट्टी प्लान करते हैं ना कि टैक्सी बुक किया, चलो चलते हैं, ए बबलू चुन्नू बैठो चलो, वैसा वाला। ठीक उसी तरह से चांद की यात्रा के लिए रॉकेट बुक किया गया है। आप टैक्सी बुक करते हैं, अब टैक्सी से चांद थोड़ी जाइएगा। रॉकेट बुक हुआ है जिसमें बैठकर कुछ लोग चांद की यात्रा पर निकल जाएंगे और घूमकर वापस धरती पर भी आएंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम है डियर मून और इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया भर से ऐसे 9 लोगों को चुना गया है जो चांद पर जाएंगे और इसमें एक भारतीय एक्टर भी शामिल है। इन सभी लोगों को चांद की यात्रा पर भेजा जाएगा, यानी ये चांद पर जाने का पहला प्राइवेट टूर है। आज पाठशाला में आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊं, कैसे दुनिया के 2 अरबपति 9 लोगों को 6 दिन में चांद की सैर कराएंगे, वो भी एकदम फ्री बॉस, फ्री। हमारे यहां नेता ही फ्री थोड़ी देते हैं, और भी हैं फ्री देने वाले, और वो वोट भी नहीं मांग रहे। बताइए, अब आप कहेंगे कौन है वो दिलदार अरबपति जो इस यात्रा का खर्चा उठा रहे हैं? उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। जिस प्रोजेक्ट डियर मून के तहत चांद की यात्रा करवाई जा रही है उसके बारे में थोड़ा पहले सुन लीजिए। डियर मून प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट, जो अपने ट्विटर वाले भैया है ना एलन मस्क, उनकी कंपनी है। एलन मस्क स्पेस में एक्सप्लोर करने के लिए लगातार प्रयोग कर रहे हैं। एलन मस्क इससे पहले स्पेस में भी आम लोगों को भेज चुके हैं। सितंबर 2018 में एलन मस्क ने डियर मून प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जिसके तहत स्पेस एक्स के रॉकेट से 9 लोग चांद की सैर कर सकते हैं। इस रॉकेट की सभी सीटें जापान के अरबपति बिजनेसमैन युसाकु माइजावा ने खरीदी। युसाकु माइजावा ने ऐलान किया है कि वो अपने साथ 8 आम लोगों को मुफ्त में चांद की सैर कराएंगे। मतलब एक वो हो गए और बाकी 8 लोग जिनको वो फ्री में ले जाएंगे। इसके लिए दुनिया भर से एप्लीकेशन भी मांगे गए, जिसके बाद 11 लोगों को सिलेक्ट किया गया और इनमें से 2 लोग बैकअप में। अगले साल 2023 में जापान के अरबपति युसाकु माइजावा ने इस प्रोजेक्ट में अपने साथ चांद की यात्रा पर जाने के लिए 10 लोगों को पहले सेलेक्ट किया। ये 10 लोग कौन थे भाई? एक तो जिसका पैसा लग रहा है वो तो जाएगा ही ना, जिसका बैट है वो तो बैटिंग करेगा ही ना। तो युसाकु माइजावा जापान के अरबपति बिजनेसमैन, ऑनलाइन फैशन मॉल है इनका जोजो टाउन, उसके मालिक हैं। ये इनके फोटो लगी हुई है। दूसरे हैं देव जोशी, ये भाई साहब इंडियन एक्टर हैं। बालवीर जैसे सीरियल में बालवीर का रोल निभा चुके हैं, तो बालवीर अब सच में चांद पर जाएगा। तीसरा है स्टीव आओकी, अमेरिकी डीजे हैं और प्रोड्यूसर, फैशन डिजाइनर।
तो डीजे बजाते बजाते सीधा चांद पर चले गए। इनको तो चांद भी वो डीजे वाला गोल दिखता होगा, डिकचिक डिकचिक। टिम डॉट अमेरिकी यूट्यूबर हैं, कई बार एलन मस्क का इंटरव्यू किया। येमी एड चेक रिपब्लिक के आर्टिस्ट हैं और कोरियोग्राफर हैं, उनकी फोटो भी डाल दीजिए भाई। ये है भाई साहब येमी एड। फोटो देखिएगा तभी ना सपने में आएगा कि काश इसकी जगह मैं होता। फोटो ही नहीं देखे रहिएगा तो धुंधला दिखेगा। कारिम इलिया ब्रिटेन के फोटोग्राफर हैं और फिल्म मेकर हैं, अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए मशहूर हैं, अब चांद पर जाकर फोटो खिंचवाएं। टीओपी चोई शोंग योन म्यूजिशियन और एक्टर हैं, दक्षिण कोरिया के प्रसिद्ध के पॉप ग्रुप के मेंबर थे। रियानन एडम आयरलैंड के फोटोग्राफर हैं, अलग अलग तरह से तस्वीरें क्लिक करने के लिए मशहूर है। नौवां और आखिरी व्यक्ति है ब्रेंडन हॉल, अमेरिकी फिल्म मेकर हैं, नेचर पर फिल्म और डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। कुछ और लोग भी हैं, ये क्यों हैं ये अभी आगे बताऊंगा। कैटलिन फेरिंगटन अमेरिकी स्टोन बर्डर हैं और इन्होंने स्कीइंग भी की है, स्नोबोर्डिंग में ओलंपिक गोल्ड जीत चुकी हैं, डियर मून प्रोजेक्ट में बैकअप क्रू मेंबर है, मतलब इनमें से 9 में से कोई बीमार पड़ गया नहीं गया तो इनको मौका मिल जाए, वेटिंग लिस्ट में है मतलब। मियू जापान के डांसर और कोरियोग्राफर हैं, डियर मून प्रोजेक्ट में बैकअप क्रू मेंबर। और आखिरी युसाकू माइजावा, अच्छा ये 11 ही। युसाकू माइजावा समेत 9 लोग इस मिशन के तहत चांद पर जाएंगे। अगर कोई नहीं जा पाता है तो उसकी जगह बैकअप क्रू मेंबर को ले जाया जाएगा। सारे क्रिएटिव लोग, 9 लोगों को फ्री में चांद की यात्रा कराने वाले जापानी अरबपति युसाकू माइजावा के बारे में भी थोड़ा सुन लीजिए। कौन है भाई जो पैसा लगा के दूसरों को चांद दिखाने ले जा रहा है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। युसाकू माइजावा जापान के अरबपति कारोबारी, अपने अनोखे अंदाज के लिए मशहूर है। जापान की सबसे बड़े ऑनलाइन फैशन मॉल जोजो टाउन के फाउंडर हैं। युसाकू माइजावा जापान के पहले सामान्य नागरिक हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की थी। 8 दिसंबर 2021 को रशियन सोयूज रॉकेट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए थे और 12 दिन वहां रहने के बाद वापस लौट आए। ये जब वो गए थे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, तो उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं। तो ये भाई एक बार वहां ऊपर होकर आ गए, अब ये दूसरों को लेकर जा रहे हैं चांद पर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में युसाकू माइजावा ने अपने सहयोगियों के साथ बैडमिंटन भी खेला। ये उसी बैडमिंटन गेम की तस्वीर है, वहां जाके भाई बैडमिंटन खेल रहा है। युसाकू ने इसके अलावा और भी कई खेल स्पेस स्टेशन में खेले। एक और तस्वीर देखिए, इसमें युसाकू चक्री चलाते हुए दिख रहे हैं। ये वही चक्री है जो बच्चे चलाते हैं। ये भाई साहब इसे स्पेस तक ले गए, जीरो ग्रेविटी में न केवल चक्री चलाई बल्कि इसका वीडियो भी अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। और इतना पैसा लगाए तो वहां जाके कुछ तो करेंगे, खाली वहां हवा में झूलते रहेंगे। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक युसाकू माइजावा के पास लगभग 3.6 बिलियन डॉलर यानी 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 30,000 करोड़। और इनकी कंपनी के वैल्यू में 1 ट्रिलियन येन यानी लगभग 60,500 करोड़ रुपए आकी गई। कंपनी 60,000 करोड़ की। चांद की सैर पर जाने के लिए दुनिया भर से लोगों को किस आधार पर सिलेक्ट किया गया? क्योंकि अब तो आपको लग रहा होगा कि यार मैं भी जा सकता था। ये जो सेलेक्ट हुए यही कैसे हुए? तो एक पूरा प्रोसेस चला। 2018 में जापानी अरबपति युसाकू माइजावा ने स्पेस एक्स के डियर मून प्रोजेक्ट की सीटें खरीदी। 9 सीट थी। भाई ने कहा ये लो चेक, ये सारा मेरा, अब मैं लेके जाऊं। एक तो मैं हो गया, अब 8 कौन है ये चुनूं। तो 2021 में चांद की सैर के लिए एप्लीकेशन मंगाई और उम्मीदवारों का सिलेक्शन 5 फेज में पूरा किया। पहला चरण था जिसमें उम्मीदवारों ने डियर मून की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर कराया, जिसकी आखिरी तारीख 14 मार्च 2021 थी। दूसरा चरण था 21 मार्च 2021, जिसमें उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग कर उनको शॉर्टलिस्ट किया गया। फिर थर्ड फेज में शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों को एक टास्क दिया गया कुछ जिसे तय समय के अंदर पूरा करने वाले ही आगे बढ़ सके। फिर चौथा चरण आया, इसमें टास्क पूरा करने वालों का ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ। फिर 5th फेज आया, ऑनलाइन इंटरव्यू क्लियर करने वालों का फाइनल इंटरव्यू लिया गया और इसमें सेलेक्ट लोगों का मेडिकल टेस्ट हुआ। मई 2021 तक ये सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। चांद की यात्रा के लिए दुनिया भर से 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया।
फ्री में जाना था, कौन नहीं अप्लाई करता। इस प्रक्रिया के तहत 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 10 लाख में से 10, और उसके बाद इन सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी जीरो ग्रेविटी में किस तरह से बिहेव करना है। इतना आसान नहीं है चांद पे जाना। आप उड़िएगा, ब्रश करना है तो पेस्ट उड़ जाएगा, तो टूथ ब्रश उड़ जाएगा, पानी उड़ते उड़ते मुंह में आता है। ऐसा नहीं कि आज उठे चलो चांद पे चलते हैं। क्या क्या सावधानी बरतनी है, इधर उधर मशीन में आपका सामान ना चला जाए। स्पेस सूट किस तरह से पहनना है, मतलब ये वो छुट्टी है जिसमें आपको बैग पैक करके ये नहीं करना कि आज तो नीली जीन्स पहनूंगा, नहीं बॉस, स्पेस सूट पहन के रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें बताई जाएंगी। ट्रेनिंग सेशन 2023 में स्टारशिप टेक ऑफ से पहले होगा। चांद की सैर करने वाले सभी यात्रियों को खास तरह का स्पेस सूट पहनाया जाएगा। यह स्पेस सूट कैसा है? इस स्पेस सूट को एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने तैयार किया। हर यात्री की शारीरिक बनावट को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया। यह स्पेस सूट बहुत ज्यादा दबाव झेल सकता है। कैबिन के अंदर के वातावरण में एडजस्ट करने के लिए इसमें कूलिंग सिस्टम भी लगा है। इसके अलावा स्पेस सूट में कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिससे यात्री पृथ्वी में कमांड सेंटर के संपर्क में रहे। एकदम ढिंचैक जिसको कहते हैं ना, वैसा चकाचक। चांद की सैर के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स एक खास रॉकेट भी बना रही है। इस रॉकेट का नाम है स्टारशिप सुपर हेवी रॉकेट। स्पेस एक्स का यह स्पेस क्राफ्ट रीयूजेबल है, यानी ये वापस आने के बाद फिर स्पेस में भेजा जा सकता है, जो एलन मस्क करता भी है, पहले भी ऐसा कर चुका है। इस रॉकेट के जरिए पृथ्वी की कक्षा के बाहर चांद और मंगल तक क्रू या कार्गो भेजा जा सकता है। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट 164 फीट ऊंचा है और 30 फीट चौड़ा है। यह रॉकेट अपने साथ 100 से 150 टन का सामान ले जा सकता है। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट के अंदर ड्रैगन कैप्सूल अटैच होगा, जिसमें चांद की सैर करने वाले यात्री बैठेंगे। ये जो देख रहे हैं ना, इसी टाइप का, इसमें 8 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। अब आपको डियर मून प्रोजेक्ट का फ्लाइट रूट भी बताता हूं। सभी यात्रियों को लेकर स्टारशिप रॉकेट अमेरिका के दक्षिणी टेक्सास में स्पेस एक्स के उड़ान सेंटर से टेक ऑफ करेगा। उसके बाद 11 स्टेज में 6 दिन में यह सफर पूरा होगा। यह आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। धरती से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर और 6 दिन में स्टारशिप रॉकेट लगभग 8 लाख किलोमीटर की यात्रा करके वापस आएगा। 6 दिन। यानी अगर आप और मैं होते तो 1 हफ्ते की छुट्टी लेते, चांद पे से घूम के आते, अब फिर दिन भर बैठ के ऑफिस में बताते, पता है चांद देख के आया। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि चांद पर जाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई, लेकिन आपको बता देता हूं कि दुनिया भर की कई स्पेस कंपनियां मून टूरिज्म पर काम कर रही हैं, जिसमें वो आम लोगों को चांद पर ले जाने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। इसलिए निराश मत होइए, बस अपने आप को अपडेट रखिए। लेकिन बैंक बैलेंस भी थोड़ा तगड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे खासे करोड़ रुपए लगते हैं। हर बार कोई फ्री में तो ले नहीं जाएगा। पाठशाला में अब उन मुस्लिम देशों के कट्टर कानूनों का चैप्टर जो कल अधूरा रह गया। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे ईरान में अब एंटी हिजाब प्रदर्शनकारियों को फांसी देना वहां के कट्टरपंथियों ने शुरू कर दिया। सोचिए, वो लोग हैं जिनके बारे में कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि ये तो ईरान में हिजाब कानून लागू कराने वाली मोरालिटी पुलिस को खत्म करने वाले, ये हिजाब कानून को बदलने वाले, लेकिन बदलाव की बात कौन करे, ये तो विरोध करने वालों को फांसी पर लटका रहे हैं। ईरान में जबरदस्त प्रदर्शन से वहां के कट्टरपंथी इतना डर गए कि वहां प्रदर्शनकारियों को जहर दिया जा रहा है। असल में 7 दिसंबर को ईरान में स्टूडेंट डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन देश भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्र इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे। ईरान की सरकार के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता था, लेकिन उससे पहले 6 दिसंबर को ईरान की कई यूनिवर्सिटी के छात्र बीमार पड़ने लग गए अचानक। सरकार विरोधी प्रोटेस्ट से 1 दिन पहले हजारों छात्र बीमार हुए। तेहरान की 2 यूनिवर्सिटी के 1200 छात्र अचानक बीमार हो गए। सभी बीमार छात्रों को एक जैसी परेशानी हो रही थी, जैसे उल्टी, शरीर में दर्द, दिमाग सुन्न हो जाना। यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्र बेहोश तक हो गए। स्टूडेंट यूनियन ने आरोप लगाया कि छात्रों को जहर दिया गया है। हॉस्टल की वाटर सप्लाई में जहर मिलाया और वो पानी पीने से छात्र बीमार हुए। स्टूडेंट यूनियन का आरोप है
कि ये सरकार विरोधी प्रदर्शन रोकने के लिए मास पॉइजनिंग की गई है, यानी एक पूरी जमात को जहर दे दिया गया। 5 दिसंबर को भी तेहरान की यूनिवर्सिटी में इसी तरह से छात्र बीमार हुए। वहां भी जहरीला पानी पीने से छात्र बीमार हुए। पानी की सप्लाई कैंटीन से हो रही। बीमार छात्रों की सेहत अस्पताल में भी ठीक नहीं हो रही, क्योंकि वहां दवाएं नहीं है। अस्पताल में फूड पॉइजनिंग की दवा नहीं है, डिहाइड्रेशन की दवा नहीं है कहा जा रहा है। ईरान की नेशनल स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि एक साथ हजारों छात्रों का बीमार होना, अस्पताल में दवाओं की कमी, ये सारे काम प्लानिंग के तहत किए जा रहे हैं, जिससे सरकार विरोधी प्रदर्शन जोर न पकड़ सके। ईरान की तरह एक और मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, लेकिन वो इतना कट्टर देश नहीं माना जाता और उसे मुस्लिम देशों में लिबरल माना जाता है। लेकिन अब वहां भी ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इंडोनेशिया भी मॉरल पुलिसिंग की तैयारी कर रहा है। इंडोनेशिया की सरकार ने एक नया क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट पास किया, जिसके बाद इंडोनेशिया में लोग भड़क गए। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति और सरकारी संस्थाओं के खिलाफ बोलना अपराध माना जाएगा। मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों का अपमान करना अपराध माना जाएगा। राष्ट्रीय विचारधारा का विरोध भी क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा। बिना जानकारी दिए प्रदर्शन करना भी अपराध माना जाएगा। कानून तोड़ने वालों को 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा विवाहित पुरुष पत्नी के अलावा किसी से संबंध नहीं बना सकता। इस कानून को तोड़ने वाले को 1 साल तक की जेल हो सकती है। अबॉर्शन कराने वाली महिला को 4 साल तक की जेल हो सकती है। यह कानून इंडोनेशिया आने वाले विदेशी नागरिकों पर भी लागू होगा। इंडोनेशिया भले ही मुस्लिम देश है, लेकिन वहां दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं भाई। बाली जैसे टूरिस्ट प्लेस पूरे साल पर्यटकों से भरे रहते हैं, इसलिए नए कानून से इंडोनेशिया आने वाले टूरिस्ट भी डरे हुए हैं। अब कौन अपनी बीवी के साथ आ रहा है, कौन गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा है, उसको क्या पता। वो आ रहा, पता चला वहां उसको जेल हो गई। तो ये हालत हो गई, और इसीलिए वहां जो लोग टूरिज्म से जिनका बिजनेस चलता है, घर चलता है, वो परेशान है कि ये क्या कानून आ गया। तो इस तरह से कट्टर सोच अब लिबरल इंडोनेशिया में भी हावी होती रही। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। आपको याद दिला दूं, अब सैटरडे संडे को भी पाठशाला का स्पेशल एडिशन आता है, तो उसमें जरूर मिलिएगा।